हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बिल्कुल जोरों शोरों से आपकी पढ़ाई चल रही होगी क्योंकि अब तो आपके एग्जाम की डेट आपको दिखने लगी है ना। लास्ट एग्जाम की जो डेट थी आपकी वो 6 जून थी। 6, 7, 8 जून की डेट आई थी सभी एग्जाम्स के लिए। CSIR 5 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराता है ना। आपका एग्जाम सबसे पहले दिन हुआ था, तो इस बार भी प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्जाम 25 को हो जाए। तो ये मान के चल रही हूँ कि आपने तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से स्टार्ट कर दी है। उस तैयारी में कुछ इनपुट मैं देना चाहती हूँ जिससे आपकी तैयारी का आपको रिजल्ट भी मिले, है ना। आप केवल प्रिपरेशन करके ना रह जाए, स्कॉलर ही ना रह जाए, आप CSIR JRF में कन्वर्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर आप 130 प्लस के आसपास या 130 के आसपास 120 प्लस के आसपास आपका स्कोर आ जाएगा तो आप आसानी से JRF क्वालिफाई कर लेंगे, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो या फिर आप इवनिंग शिफ्ट में हो। तो इस वीडियो सीरीज में मैं कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको जाके चैनल पर जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में कुछ एक टिप और मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप 100, 105, 98, 99 के आसपास रह जाता है आपका स्कोर और आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन में अभी अराउंड 1.5 मंथ है आराम से। 25 जून को पेपर है आपका, आज 3rd में हो गई है, समय आपके पास काफ़ी। अगर आप इन टिप्स को अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर लेंगे, आई एम प्रीटी श्योर आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक, तो नेक्स्ट जो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, तो बेहतर होगा आप एक्टिव लर्निंग टेक्निक यूज़ करिए। ठीक है, एक्टिव लर्निंग टेक्निक का मतलब क्या है अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। कि देखिए, कई बार होता है क्या है कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक उठाई, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी किताब से, जो भी कंटेंट से आप पढ़ रहे हैं, तो उस कंटेंट को आपने उठाया, आप टेबल चेयर लगा के बैठ गए और आपने क्या करा, हाईलाइटिंग करना शुरू कर दिया, आपने रीडिंग शुरू कर दिया, आप फिर उसको मन मन में रिकॉल कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, चैप्टर खत्म हो गया, फिर अगले चैप्टर पे आप बढ़ गए। जब आपने PYQ करना स्टार्ट किया तो पता चला आप सोच रहे हैं क्या था इसका, ऑप्शन A था कि B था कि C था, आपको याद ही नहीं आ रहा है कि वायलेंस विर A के कारण होती है कि विर G के कारण होती है ना। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये कि आपने पढ़ा, जो मेन स्टेप थी उसमें आपने रीडिंग करी और रीडिंग के बाद आपने हाईलाइटिंग करी। मतलब सिंपल रीडिंग एंड हाईलाइटिंग योर नोट, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, ये भाई सफिशिएंट नहीं है। अगर आप CSIR एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये टेक्निक केवल नहीं चलने वाली है। आपको एक्टिव लर्निंग कुछ टेक्निक्स इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने पढ़ाई की स्ट्रेटजी में। बहुत लॉजिकल तरीके से बताएंगे, इंक्लूड करेंगे, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। अब एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स में आप क्या कर सकते हैं या इनसे बेनिफिट आपको क्या होगा। मेरा आज के टिप्स का जो फोकस है वो इस बात पे है कि जो आपको इतना ढेरों सारा सिलेबस दिया गया है CSIR में, जिसमें आपको इतनी यूनिट्स दी गई हैं और आपको बहुत सारे फैक्ट्स मेमोराइज करने होते हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट सीखनी होती हैं, तो कई बार पढ़ते हो, रीड करते हो, हाईलाइट करते हो, लेकिन वो रिटेन नहीं कर पाते हो। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब कोई क्वेश्चन सामने से आता है तो वो इन्फो को आप रिकॉल नहीं कर पाते हो, आपको मुश्किल होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि B ऑप्शन करेक्ट था या फिर C ऑप्शन करेक्ट था। तो जो टेक्निक आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, उन टेक्निक का पर्पस क्या होगा कि जो आपकी रिटेंशन एबिलिटी है, जो कंटेंट आप रीड करते हो उस कंटेंट को रिटेन करने की जो एबिलिटी है उसमें आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, अगर आप ये सारे टैक्स फॉलो करेंगे तो। राइट, तो पहला पॉइंट मैंने इसमें डाला है कि आपको करना क्या है, रिकॉलिंग प्रैक्टिस करनी है। और मैं कुछ एग्जाम्पल से बताऊंगी आपको ताकि आप ये चीज़ें समझ पाओ और आप कोरिलेट कर पाओ और आप अप्लाई भी करो। मैं चाहती हूँ वीडियो आप देखने के बाद इन टेक्निक्स को जरूर इंप्लीमेंट करिए अपने उसमें। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये ट्रस्टेड चीज़ें हैं कि आपको फ़ायदा होगा। रिकॉलिंग टेक्निक में, रिकॉलिंग प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, टेबल मैंने डाली है, बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा आता है। अमाइनो एसिड की PI वैल्यू, PKR वैल्यू, आइसोलेक्टिक पॉइंट का कैलकुलेशन एंड ऑल। अब आपने सोचा कि हमने तो तैयार कर लिया PI वैल्यू, हमें सभी अमाइनो एसिड्स की याद है। ठीक, अब कोई क्वेश्चन सामने से आया, आपसे पूछा गया लाइसिन की PI वैल्यू क्या है, अब आपको ऑप्शन दिया गया था 10.79, 9.8 एंड 2.7। आप सोच रहे हो कि 9 होगा कि 10 होगा। आपने रीडिंग की थी, खूब हाईलाइटिंग करी थी, लेकिन आपने रिकॉल करके राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी। तो आपको करना क्या है, देखिए, जैसे ये टेबल आपने पढ़ी, आपने देखा कि भाई इन जितने भी हाइड्रोफोबिक थे उनकी अमाइनो एसिड की PI वैल्यू इतनी थी, जो पोलर थे, चार्ज वाले थे, उनकी PI वैल्यू इतनी थी। अब आपने इसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको रिकॉलिंग टेक्निक में करना क्या है कि आप अपना एक रफ कॉपी लेंगे, बिल्कुल रफ वाली, जिसको आपको यूज़ करके हटा देना है, और आप 2-3 कलर का पेन ले लीजिए। अब आपने करना क्या है, अपनी रफ कॉपी में
जैसे आपने पढ़ा पीआई वैल्यू, सुबह पढ़ा था आपने, शाम को किसी भी टाइम पढ़ा था। अब कोई भी टाइम आप शाम को सपोज नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आपने अपनी रफ कॉपी उठाई, आपने पेन उठाया, सपोज आपका मन नहीं कर रहा उस टाइम रीडिंग करने का, तो आप क्या करेंगे, रिकॉलिंग प्रैक्टिस में लग जाएंगे। करना क्या होगा आपको कि जो आपने पीआई वैल्यू पढ़ी थी बिना बुक की हेल्प के, आप बस याद करके सोच के जो आपने पढ़ा था वो आपको कितना याद है, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि पीआई वैल्यू के की कितनी थी, आर की कितनी थी, एच की कितनी थी, डी की कितनी थी, ई की कितनी थी, ग्लाइसिन की, बिल्कुल शॉर्ट में। क्योंकि ये जो राइटिंग आप कर रहे हैं ये आप अपने लिए कर रहे हैं। इस चीज़ को जानने के लिए जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना अभी तक है, रिटेंशन कितना है उसका, कितना रिटेन किया है आपने उस इन्फॉर्मेशन को। तो ये जो रिकॉलिंग की टेक्निक है ये बहुत यूजफुल होगी। जब क्लास में मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ कैटलिस्ट में, अगर आप ऑफलाइन बैच में कभी ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे हम लोग क्लास में बच्चों को ये चीज़ें कराते हैं कि आप पढ़ो और आप उस चीज़ को नोट करने की कोशिश करो, उस चीज़ को रिकॉल करके लिखने की कोशिश करो बिना बुक की हेल्प के। क्योंकि एग्जाम में सामने से जब क्वेश्चन आएगा आपको तो आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक तो मिलेगी नहीं, केवल क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे। तो जब ये तरीका आप अप्लाई किए रहोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी धीरे धीरे, आपके जो जहाँ पर भी जिस भी डेटा जो आपका स्टोर है ये, उसको आप रिकॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी रीसेंट मेमोरी में डेटा आएगा। ठीक, तो जैसे आपने लिख लिया कि भाई के की इतनी थी, है ना, आर की 10 पॉइंट समथिंग थी, हिस्टीडीन की 7 पॉइंट समथिंग थी, इसकी 2 पॉइंट समथिंग थी, इसकी 3 पॉइंट समथिंग थी, इसकी 5 पॉइंट समथिंग थी। अब मान लो आपने हिस्टीडीन की गलती से लिख दी थी कि इसकी 5 थी, जस्ट इमेजिन आपने गलती कर दी, या आपने लिख दिया कि के की वैल्यू थी 11 समथिंग, आपने ये गलती कर दी, यहाँ पर गलती कर दी। अब आपने अपनी बुक उठाई तो आपने देखा कि भाई मुझे तो लग रहा था कि मेरे को सारे अमीनो एसिड की पीआई वैल्यू याद है, बट मैंने तो दो गलती कर दी। आपको अपनी कमी भी पता चली और आपको कॉन्फिडेंस भी आया कि आपने जो पढ़ा था वो रिटेन करा है आपने। तो ये रिकॉलिंग इट्स नॉट अबाउट पीआई वैल्यू ओनली, हर एक टॉपिक में आपको इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर बहुत क्लोजर चीज़ें होती हैं, बहुत स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं, और जितने डिफरेंसेस कम होंगे उतना कंफ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भाई आप ट्विंस को देखते हैं एक जैसे लगने वाले बच्चों को, तो आपको कन्फ्यूजन होती है ना, इजंट इट। तो वैसे एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपको कमी भी आपको पता चलेगी, और आप जब रिकॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो इन्फो है वो आपके दिमाग में रिटेन होगी, क्योंकि आप री करेंगे अपने माइंड को उस इन्फो को रिकॉल करने के लिए, केवल एग्जाम में नहीं कि जब क्वेश्चन आया या जब टेस्ट पेपर दिया तभी याद किया। ऐसे किसी दिन भी कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लो और उसको पढ़ो और उसको रिकॉल करके लिखने की कोशिश करो। पूरी कहानी नहीं लिखनी है आपको, बहुत शॉर्ट में लिखना है ताकि समय कम लगे और जो पर्पस है वो पूरा हो। ठीक, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि आपको करना है चीज़ों को रिकॉल करके अपनी रफ नोट में लिखना है सिंपल फॉर्म में, जिससे आप चीज़ों को के लिए कॉन्फिडेंट हो सके। नेक्स्ट मैंने डाला है एक कंपैरेटिव टेबल। कंपैरेटिव टेबल भी बहुत सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में ऐसे हैं जहाँ पर कंपैरेटिव अकाउंट आपसे पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे आप पढ़ते हो फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन आपकी लाइक एंजाइम्स, रेगुलेटरी एंजाइम्स एक्सेट्रा होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन में सिंगल काइंड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन में दोनों तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। आप मायोग्लोबिन पढ़ते हो, हीमोग्लोबिन पढ़ते हो। हीमोग्लोबिन सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बनी है, हीमोग्लोबिन में आपको 4 सब यूनिट्स मिलती हैं, मायोग्लोबिन सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बनी है। तो ये प्रोटीन्स, लेकिन इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। ऐसे अगर आप प्लांट हार्मोन पढ़े तो प्लांट हार्मोन में ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, सबके अलग अलग फिजियोलॉजिकल रोल है। तो अगर इनकी एक कंपैरेटिव टेबल आप बना लोगे, किसी से कॉपी करके नहीं, किसी ने बनाया था बच्चे ने उससे कॉपी करके बना लो, उससे फ़ायदा नहीं होगा। जब आप खुद बनाओगे तो आप उस प्रोसेस में किताब को, अपने कंटेंट को रीड भी करोगे, और उसके बाद जब आप कंपैरेटिव टेबल बना लोगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा सेल डिवीजन में साइटोकाइनिन इन्वॉल्व हो रहा था, एब्सिसिक एसिड नहीं। सीड डॉर्मेंसी में एब्सिसिक एसिड इन्वॉल्व हो रहा था, जिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन का प्रमोट कर रहा था। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे मिलते हैं जहां पर आपको एंटागोनिस्टिक बिहेवियर मिलता है चीज़ों का। ठीक है, तो अगर आप कंपेरेटिव टेबल बना लेंगे तो उससे भी आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें डाली हैं, एक एंजाइम इनिबिटर का मैंने डाला है, एक प्लांट हार्मोन का डाला है ना। तो अगर मान लेते हैं आप प्लांट हार्मोन में आपने ऑक्सिन लिख लिया, ठीक है, आपने जिब्रेलिक एसिड लिख लिया, आपने साइटोकाइनिन लिख लिया, आपने यहाँ पर इथाइलिन लिख लिया, है ना, यहाँ पर आपने लिख लिया एब्सिसिक एसिड, आगे आप चाहो तो स्टिरगोलैक्टोन लिख लो, जैस्मोनिक एसिड लिख लो, है ना, ब्रेसोनिस्टेरॉइड लिख लो, बहुत सारे प्लांट हार्मोन है। तो आपने लिख दिया ऑक्सिन कहाँ पर था, एपिकल डोमिनेंसी में था, एपिकल डोमिनेंसी में था। यहाँ पर एपिकल डोमिनेंसी जिब्रेलिक एसिड के कारण नहीं थी। जिब्रेलिक एसिड किस में इन्वॉल्व हो रहा था, सीड जर्मिनेशन में,
सीड जर्मिनेशन में। साइटोकाइनिन कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था? एपिकल डोमिनेंसी में नहीं था। ये कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था? ये इन्वॉल्व हो रहा था लीफ सेनेसेंस को डिले करने में, लीफ सेनेसेंस को डिले करने में, ठीक है, डिले करने में। और इथाइलिन क्या कर रहा था? लीफ सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा था, लीफ सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा था। हम जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारी इन्फो आपकी बुक में होंगी जिनके आप अलग अलग कंपैरेटिव टेबल बनाएंगे। अब जैसे इस टेबल को आपने बनाया, इवन इसके साथ लिख लो आप ए लिख लो। ये क्या कर रहा था? सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर रहा था या सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा था। आप कह सकते हैं कि ये सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा था, या फिर आप कह सकते हैं सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर रहा था, है ना, क्योंकि ये अल्फा माइलेज बनाने में हेल्प करता है और ये अल्फा माइलेज को बनने नहीं देता है। अब आपको एक ही टेबल में ऐसे बाकी सारे भी आप इसके रोल लिख लेंगे, तो एक ही टेबल में आपको देखने लगा कि अच्छा ये क्या कर रहा था? सीड जर्मिनेशन। ये क्या कर रहा था? सीड डॉर्मेंसी। ये क्या कर रहा था? लीफ सेनेसेंस प्रमोट कर रहा था। और ये क्या कर रहा था? लीफ सेनेसेंस डिले कर रहा था। एपिकल डोमिनेंसी में रूटिंग में किसका रोल था? ऑक्सिन में, इजंट इट? तो इस तरीके से अगर आप कंपेरेटिव टेबल बना लेंगे तो एक ही टेबल से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ना CSIR के स्टेटमेंट वाले, वहाँ पर एक स्टेटमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन दे दी गई, दूसरी स्टेटमेंट दूसरे प्लांट हार्मोन की इन्फॉर्मेशन दे दी गई। तो अगर आप एक रिलेटिव कंपेरेटिव वाली टेबल बना के रखेंगे तो आपके लिए एंड टाइम पे रिवीजन में भी हेल्प मिलेगी। देखो अभी समय बहुत है, मैंने बोला ना 1.5 महीने का कम से कम समय है। 25 जून से पहले एग्जाम होना नहीं है, 25 जून का एग्जाम आपका होगा, तो आप अगर 3-4 दिन निकाल दो तो भी 1.5 महीने आपके पास में है। तो ये सब चीज़ें अगर आप अभी से इंक्लूड कर लोगे तो जून के मंथ में जब आप वो शॉर्ट वाला रिवीजन करोगे इवन अभी भी, तो आपको इससे हेल्प मिलेगी। ठीक। दूसरा, अगर हम एंजाइम इनहिबिटर की बात करें, एंजाइम इनहिबिटर में आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो जिसको हम लोग फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। और इसका मान लो एक आपने एक टेबल बना ली इस तरीके से, एक कॉलम की, ठीक, इस तरीके से आपने बना लिया। एंजाइम इनहिबिटर में आप पढ़ते हो ना कॉम्पेटिटिव, हम आपको हेल्प कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें आप यूज़ करोगे, है ना। मान लीजिए हमने लिख लिया कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर, आप पढ़ते हैं ना एंजाइम इनहिबिटर में कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर, रिवर्सिबल वाले जो इनहिबिटर्स की कैटेगरी है ना। दूसरा आपका हो जाएगा नॉन कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर्स। फिर आपका एक आता है अनकॉम्पेटिटिव इनहिबिटर। उसके बाद आ गया आपका मिक्स्ड इनहिबिटर। ठीक। अब पहले तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी ग्राफ वाली डिटेल स्टडी कर लो, है ना। जैसे आप लिख सकते हैं ना कि कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, Km की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। Vmax की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक। तो ये हो गया आपका सपोज पहला पैरामीटर। दूसरा, अगर नॉन कॉम्पेटिटिव में देखें तो यहां पर क्या होगा, नॉन कॉम्पेटिटिव में Km की वैल्यू आपकी अनचेंज, क्योंकि Km पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक, Km पे कोई इफेक्ट नहीं होता है तो इसमें आपको क्या मिलेगा, जो Km की वैल्यू मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी। नॉन कॉम्पेटिटिव सबस्ट्रेट से तो बाइंडिंग करता, सबस्ट्रेट से तो कॉम्पिटिशन शो करता नहीं है, तो यहाँ पर मैंने कांस्टेंट लिख दिया। ठीक। Vmax से आप क्या लिखेंगे, डिक्रीज होगा, क्योंकि नॉन कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर होगा तो डेड एंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो Vmax की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है। अगर अनकॉम्पेटिटिव आप देखो तो Km की वैल्यू भी डिक्रीज होती है और Vmax की वैल्यू भी डिक्रीज होती है ना। अगर आप मिक्स्ड इनहिबिटर की देखिए तो Km की वैल्यू इंक्रीज होती है और Vmax की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब आप लोगों के पास जो किताबें होंगी कैटलिस्ट की बुक में तो एज इट इज टेबल दी भी गई है, बट इस टेबल को आप और एनरिच कर सकते हैं। कैसे, आपको मान लो ये Km और Vmax की टेबल दी, यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ इसका बना लो आप, कि एक ही टेबल में सारी कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर लो कि अगर इसको हम लाइन व बर्ग प्लॉट के थ्रू, जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये चीज़ें पता है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहीं पर मान लीजिए आपने एक टेबल बना ली, कौन सी, लाइन व बर्ग प्लॉट वाली जो आप पढ़ते हो ना, जिसको 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और 1 वेलोसिटी के बीच में आप ग्राफ बनाते हो, लाइन व बर्ग प्लॉट जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू आप डिफरेंट इनहिबिटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर एक कंपैरेटिव टेबल बना लो जिससे आप एक ही जगह पर सारे इनहिबिटर का जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो कर सको। तो आपने क्या करा, आपको पता था कि अगर यहाँ पर Km वैल्यू इंक्रीज हो रही हो और Vmax अनचेंज है तो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा। Vmax अनचेंज है और Km हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इस इंटरसेप्ट से कहीं पे राइट मिलेगा।
अगर हम नॉन कॉम्पेरेटिव की बात करें, ये आपका नॉन कॉम्पेरेटिव था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Km आपका कांस्टेंट है तो शुरुआत यहाँ से हो जाती है और Vmax डिक्रीज हो रहा है, तो इस इंटरसेप्ट से कहीं ऊपर इंटरसेप्ट मिल जाता है हमें। अब कंपैरिजन हो रहा है, एक ही टेबल में सारी कहानी खत्म हो जाएगी। इवन यहाँ पर आप इसके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैलोनेट मिलता है आपको, मिथोट्रिक्सेट मिलता है कॉम्पैरेटिव में, है ना। वैसे यहाँ पर भी आपको कुछ इनहिबिटर्स मिलते हैं, इस केस में भी कुछ मिलते हैं, तो वो नाम भी आप यहाँ पर लिख लो, राइट। तो जैसे यहाँ पर आपने बना लिया, अनकॉम्पैरेटिव में आपको पैरेलल लाइन कुछ इस तरीके से मिल जाती है क्योंकि Km Vmax दोनों डिक्रीज होते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके की लाइन आपको मिल जाती है क्योंकि Km वैल्यू इंक्रीज होती है और Vmax वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इस तरीके का अगर आप कंपैरेटिव चार्ट बना लेंगे तो बिफोर एग्जामिनेशन आपको समय कम लगेगा और एक ही बार में आप पेज देखेंगे, सारी चीजें आप एक ही बार में रिकॉल कर लेंगे। बात आई समझ में? तो ये फायदा होगा इस तरीके से कंपैरेटिव टेबल बनाने का। एक तो टेबल आप बनाते हो जिसमें आप एक इन्फो का समरी करते हो, दूसरी अगर आप कंपैरेटिव टेबल बना लेते हो तो एक ही टेबल से आप पूरी कॉन्सेप्ट को आपने एक बार देखा और सब कुछ आपको रिकॉल हो गया। वरना क्या होगा, आप पेजेस पलटोगे, एक चीज़ यहाँ लिखी है, एक चीज़ यहाँ लिखी है, तो उसमें आपको समय लगेगा। ठीक। तीसरा जो पॉइंट मैंने डाला है वो है, जो मुझे लगता है ये काफ़ी यूजफुल है, डिस्कस और टीच द कॉन्सेप्ट टू समवन एल्स। आपका साथ में आपका कोई फ्रेंड होगा या आप क्लास में बैठ रहे हैं तो वहाँ पर आपका कोई ना कोई मेट होगा, या आप जिस हॉस्टल में रह रहे हैं, है ना। तो अगर पॉसिबल हो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बाहर निकले ढूंढने लगे कि कोई मिल जाए, अगर आपके पास में कोई ऐसा है और वो CSIR नेट की प्रिपरेशन अगर कर रहा है तो बेहतर है आप दोनों कोई सेम टॉपिक पढ़ो और उसको आपस में डिस्कस करो। क्योंकि कई बार देखिए टीचर्स को बहुत सारी चीज़ें क्यों याद रहती हैं, है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है क्योंकि हम लोग लाइफ टाइम पढ़ाते ही रहते हैं। एक कॉन्सेप्ट को हम इतनी बार पढ़ाते हैं और बार बार पढ़ाने के कॉन्सेप्ट में चीज़ें रिटेन करती हैं दिमाग में। तो अगर आपके साथ में भी कोई डिस्कस करने वाला है तो दिन के 15-20 मिनट, आधे घंटे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होगा उससे आपका। आपको क्या करना है कि आप और आपका फ्रेंड कोई एक टॉपिक लो, या ग्रुप में है तो 3-4 लोग ले सकते हैं, तो कोई टॉपिक आपने पढ़ा उसको आप समझाओ। जैसे मान लो आपने पढ़ा कोई कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपने एक कॉन्सेप्ट मान लो पढ़ी है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस की, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस की कॉन्सेप्ट आपने पढ़ी है और आपने देखा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का अगर इन्फेक्शन होता है तो प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज होती है, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में एक टीआई प्लाज्मिड होता है और प्लाज्मिड अगर बैक्टीरिया के प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाएगा तो इसमें ऑक्सिन साइटोकाइन के ओवर एक्सप्रेशन होंगे और जिससे क्राउन गॉल डिजीज हो जाएगी। तो आप अपने सामने फ्रेंड को समझा सकते हैं कि भाई क्राउन गॉल डिजीज क्यों हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड में क्या था, एक स्ट्रक्चर था, याद नहीं है क्या था, VIR जीन था, है ना। यहाँ पर क्या था, ऑक्सिन वाला जीन था, साइटोकाइन वाला जीन था, ओपाइन बायोसिंथेसिस वाले जीन्स थे, इजंट इट। मतलब ये तरीका है जब आप उसको समझा रहे होंगे कि क्यों क्राउन गॉल डिजीज हुई, इस TDNA के सेगमेंट के इनकॉर्पोरेशन से हुई, क्योंकि यहाँ पर था ऑक्सिन और यहाँ पर था साइटोकाइनिन। तो इस बताने की, इस डिस्कशन की कॉन्सेप्ट में, इस टीचिंग के स्टेप में आप खुद को भी रिकॉल करवा रहे हैं और किसी को आप गलत तो बताएंगे नहीं। जब किसी को आप बताने जा रहे हैं, जैसे टीचर गलत तो नहीं पढ़ाता है कभी, एक्सेप्शंस की बात अलग है, अदरवाइज टीचर हमेशा सही पढ़ाएगा। तो टीचर पढ़ेगा पहले, आप भी जब किसी के साथ डिस्कशन के लिए जाएंगे, किसी को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं डिस्कशन के पर्पज से ही, तो आप कोशिश करेंगे कि ढंग से पढ़ लेते हो, कुछ गलत बोलेंगे तो क्या होगा, तो थोड़ी सी रेस्पेक्ट भी आ जाती है ना, थोड़ा सा ईगो भी कि अरे गलत हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये भी आपको हेल्प करती है। बट येस, मैं बोलूँगी कोई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप रिकॉलिंग प्रैक्टिस के थ्रू करिए। बट क्लास में जब आपका अच्छा इन्वायरमेंट होता है, जैसे हम लोग के यहाँ बच्चे हैं बहुत सारे, ऐसे 2 ग्रुप में बच्चे रहते हैं तो आपस में डिस्कशन करते हैं, उससे कॉम्पिटिशन का माहौल भी डेवलप होता है कि इसका तैयार हो गया, मेरा नहीं तैयार हुआ, हम दोनों ने सेम टॉपिक डिसाइड किया था, मान लो एक बच्चे ने रात भर बैठ के पढ़ा, दूसरे ने नहीं पढ़ा, तो उससे भी आप को लगेगा ना कंपटीशन और आप मेहनत करोगे। तो ये रिकॉलिंग की प्रोसेस और टीचिंग की प्रोसेस, जो डिस्कशन की प्रोसेस है, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कॉन्सेप्ट को रिटेन करने में। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लो चार्ट का बनाना, जो हम हमेशा क्लास में भी अपने बच्चों को बताते हैं कि कोई टॉपिक आप पढ़ो तो कोशिश करो खूब फ्लो चार्ट बनाओ। देखो होता क्या है ना, किताब में जब आप लाइनें पढ़ते हो तो कोई बुक वो इफेक्टिव नहीं होती सीरियसली जो केवल शॉर्ट नोट्स की बनाई गई हो। अगर कोई शॉर्ट नोट से बुक बनाई गई है तो वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम टेलिंग यू।
CSIR के क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में आते हैं, लेकिन जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को जब आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देते हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से कुछ भी लिंक करके पूछ लेते हैं, तो केवल शॉर्ट नोट्स वाली कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो नहीं भला होगा। लेकिन अगर आप अपनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को एक फ्लो चार्ट का फॉर्मेट दे दोगे तो लाइफ ईजी होगी। देखो, पूरी चीज़ें पढ़ना तो ज़रूरी है आपको, अगर आप पूरी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो कनेक्टिविटी कैसे डेवलप होगी। लेकिन जब एक बार आप उस कॉन्सेप्ट को समझ के एक समराइज वे में तैयार कर लेते हो फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। जैसे कॉन्सेप्ट अभी मैंने बता रही थी आपको मैं एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस की, जिसकी कहानी भी आपके CSIR में मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट में ही आती है, बड़ा फेवरेट है CSIR का ये भी टॉपिक। इसको आप पढ़ते हैं टेक्निक के पोर्शन में, इसको आप पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, कई जगह पे इसको आप पढ़ते हैं, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस एक सॉइल बैक्टीरिया होता है जिसमें एक टीआई प्लाज्मिड होता है, और ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, अगर प्लांट में जाता है तो ये क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, जिससे होती है क्राउन गॉल डिजीज। क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल डिजीज। एक्सेसिव सेल डिवीजन एंड ग्रोथ होगी, जिससे कि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिससे हम इसको बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। अब इस क्राउन गॉल डिजीज के लिए टीआई प्लाज्मिड का एक टीडीएनए सेगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर डीएनए, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपको करना क्या है फ्लो चार्ट बनाने में, आप करेंगे क्या कि एक प्लांट था, सपोज एक प्लांट था इस तरीके से, है ना। प्लांट में क्या हुआ, कोई वुंड हुआ, प्लांट में कोई वुंड हुआ, ये आपको फ्लो चार्ट बनाना है पूरी पूरी 8 टीमीफेसियंस के इन्फेक्शन तक की स्टोरी का, ठीक। तो आपने क्या कहा कि इसमें कोई वुंड हुआ तो क्या होगा, जो सॉइल बैक्टीरिया था, कौन सा वाला, ए ट्यूमीफेसियंस, ए ट्यूमीफेसियंस नाम का जो बैक्टीरिया था, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि जब प्लांट में वुंड होगा तो ये कुछ कंपाउंड सिक्रीट कर रहा है, किस नाम से, एसीटोसाइरिंगोन नाम से, एसीटोसाइरिंगोन नाम से। और इस कंपाउंड को ही सेंस किया जाएगा इस बैक्टीरिया के थ्रू, जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया है उसका जो प्लाज्मिड है वो प्लांट के जीनोम में जाके इंटीग्रेट होगा। प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट होगा तो जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस होगी वो इलेजिटिमेट रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होगी, इलेजिटिमेट रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होगी। अब आप इस तरीके से एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाते जाएंगे पूरी पूरी प्रोसेस का, और आपको कनेक्टिविटी समझ में आएगी कि कौन सी प्रोसेस कब हुई। इवन अगर इसी प्रोसेस का हम सेकेंड हाफ डिस्कस करें, है ना, तो इसमें एक टीआई प्लाज्मिड से वायलेंस वाली कॉन्सेप्ट भी आप समझते हैं, जिसका भी सिंपल सा फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। आप पढ़ते हैं ना, जब टीआई प्लाज्मिड आप बनाते हैं तो टीआई प्लाज्मिड में ऐसा आप सेगमेंट दिखाते हैं टीडीएनए का, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ सको कि आपको करना कैसे है। मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रही, मैं आपको समझा रही कि आपको इसको यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑक्सिन वाले जीन मिलता है, यहाँ पर आपको ओपाइन बायोसिंथेसिस के जीन्स मिलते हैं, और यहाँ पर कहीं आपको साइटोकाइनिन वाला जीन भी मिलता है, ठीक। और इसके साथ यहाँ पर आपको एक VIR जीन मिलता है, VIR रीजन मिलता है, जिसमें कुछ वायलेंस वाले जीन्स होते हैं, वायरुलेंस वाले जीन होते हैं। अब इसमें बहुत सारे नाम है। अब आपको करना क्या, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, आपको फ्लो चार्ट ऐसे बनाना है कि जब प्लांट एसिटोसाइरिंगोन नाम का कंपाउंड सिक्रीट करता है, एसिटोसाइरिंगोन नाम का प्लांट जब कंपाउंड सिक्रीट करता है, जब प्लांट में वुंड होगा, जब प्लांट में वुंड होगा तो ये एसिटोसाइरिंगोन कंपाउंड रिलीज करेगा। इस एसिटोसाइरिंगोन को सेंस करने के लिए इस वायलेंस रीजन में कई सारे सेगमेंट, आपको कई सारे प्रोटीन्स मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रोटीन आपका आता है विर ए का, और इस विर में ए में एक्टिविटी होती है काइनेज की, काइनेज की। और इसके बाद आया जाएगा आपका विर बी जीन, विर जी जीन, जिसको ये विर ए काइनेज क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि इसमें काइनेज एक्टिविटी होती है, तो ये विर जी को क्या कर देता है, ट्रांसफॉस्फोराइलेट कर देता है, ट्रांसफॉस्फोराइलेट कर देता है, जिससे विर जी जो होगा वो बाकी सारे विर जीन के लिए ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर का काम करेगा। अब आपने फ्लो चार्ट बनाया कि पहले प्लांट में वुंड हुआ, एसिटोसाइरिंगोन सिक्रीट हुआ, एसिटोसाइरिंगोन बैक्टीरिया का जो टीआई प्लाज्मिड का विर रीजन था उसके विर ए काइनेज के थ्रू रिसीव किया जाएगा, क्योंकि ये एक रिसेप्टर के तरीके से काम करेगा। अब आप इसी फ्लो चार्ट में सब कुछ लिख लेंगे, और जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक रिसेप्टर के तरीके से काम करेगा, जिसमें विर ए विर बी ऐसे 2 कॉम्पोनेंट सिस्टम की तरीके से होते हैं, विर ए एंड जी। उसके बाद विर जी जब ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर का काम करेगा तो ये किसको किसको एक्टिवेट करेगा, विर बी को करेगा, ठीक, विर D1 D2 को करेगा, ठीक, विर
E2 को करेगा, विर F को करेगा, विर F को करेगा, ठीक, B1 विर C12 को, विर C2 एंड C12, C2 एंड C12। और ये सारे जीन जो हैं जो अलग अलग काम करने वाले हैं, लाइक विर बी जो होता है ये पाइलस बनाने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, विर D1 D2 एंडोन्यूक्लियस की तरीके से काम करता है, ठीक, और विर D2 हमारे टी-डीएनए सेगमेंट के 5 प्राइम रीजन को प्रोटेक्ट भी करता है न्यूक्लियस से। विर ई क्या करता है, एसएसबी की तरीके से काम करता है। विर एफ क्या करता है, प्रोटियोलिसिस में इन्वॉल्व होता है। ये सब मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, प्रोटियोलिसिस में इन्वॉल्व होता है। विर C2 क्या करता है, ट्रांसफर एक्टिविटी को इन्हांस करता है, ठीक। तो अगर आपने ये फ्लो चार्ट बना लिया, अगर आपने वायलेंस की कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ा और ये फ्लो चार्ट एक बार आप बनाएंगे, एक बार टाइम का एनर्जी का इन्वेस्टमेंट आप करेंगे एंड कभी भी आपको रिवाइज करना होगा तो आपको वो 4 पन्ने की थ्योरी नहीं पढ़नी होगी, 2 पन्ने 1.5 पन्ने की जितनी भी थ्योरी से रिलेटेड आपने देखा और आपको दिमाग में पूरी पूरी चीजें रिकॉल होंगी एक फ्लो चार्ट से। तो ये रोल है फ्लो चार्ट का। ये केवल मैं फिर बोलूँ एग्रोबैक्टी में नहीं है, आप सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे बहुत ज़रूरत लगेगी फ्लो चार्ट की, आप मॉलिकुलर बायोलॉजी के बहुत सारे पार्ट पढ़ेंगे वहाँ पर ज़रूरत लगेगी, आप प्लांट हार्मोन में पढ़ाती हूँ सिग्नलिंग जिब्रालिक एसिड की साइटोकाइनिन भी वहाँ पे आपको ज़रूरत लगेगी। तो ये फ्लो चार्ट अगर आप बनाना स्टार्ट कर देंगे तो अभी बहुत समय है एग्जामिनेशन तक, एग्जाम के एक दिन एक हफ्ते पहले आप पूरी यूनिट रिवाइज कर लेंगे इस शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स के, फ्लो चार्ट के, टेबल के फॉर्म में आप सबने चीज़ें अगर पूरी करके रखी हैं तो आपका रिवीजन बहुत ईज हो जाएगा, ठीक। दूसरा टेबल के लिए एक कॉन्सेप्ट मैं और आपको बताती हूँ यहाँ पर। एक ये कॉन्सेप्ट है जो आपके बायोकेमिस्ट्री यूनिट से है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको बहुत सारे मिलते हैं। इसमें ये टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न ऑफ सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन इन हेलिक्सेस, ये एक डायग्राम है, ये टेबल तो है नहीं, ऐसे बहुत सारे डायग्राम आपको बुक में मिलेंगे। तो इस डायग्राम को आपको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है अपनी ईज के लिए, ताकि रिवीजन आपका आसान हो सके, ठीक है। यहाँ पे आपको 2.27 रिबन दिया गया है, 310 हेलिक्स दिया गया है, अल्फा हेलिक्स दिया गया है जिसमें आपको 3.613 मिलता है, पाई हेलिक्स दिया गया है जहाँ पर आपको 4.4, जो बच्चे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे वो चीज़ें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए शायद ये टॉपिक न्यू हो, बट जो एग्जैक्टली जून 24 में अपीयर हो रहे हैं वो आई होप इस टॉपिक से बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। अब देखिए आपको करना क्या है, ये अलग अलग टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। अब इस टेबल से या ऐसी और भी जो डायग्राम आपको किताब में आपके मिलेंगे, जो भी कंटेंट आप फॉलो कर रहे हैं, उस डायग्राम से आप टेबल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे जिससे आपकी लाइफ ईजी हो, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपको कई तरीके के हेलिक्सेस दिए गए हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं और उनमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न के साथ कई सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो पहले मान लीजिए हमने लिख लिया यहाँ पर टाइप्स ऑफ, जो स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं उनको आप लिख लो पहले। तो पहले यहाँ पर हमने लिख लिया 2.27 रिबन, फिर हमने लिख लिया यहाँ पर 310 हेलिक्स, फिर हमने लिख लिया अल्फा हेलिक्स और उसके बाद हमने लिख लिया यहाँ पर पाई हेलिक्स, ठीक। अब देखो होता क्या है, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मैं समझा रही हूँ केवल, अगर आपको प्रॉपर पढ़ना होगा तो आप इसका लेक्चर पूरा देखिएगा। तो 2.27 रिबन में क्या होता है, देखो हेलिकल स्ट्रक्चर में होता क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट जो इंटरैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आई होप आपको पता होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की जो प्रोसेस होती है ना, वो इस बैकबोन, जो बैकबोन में कार्बोनिल एटम होता है और NH एटम होता है, इसके बीच में बनता है, CO और NH के बीच में। लेकिन इस पूरे बैकबोन में आपको एक CO यहाँ पर, एक CO यहाँ पर, एक CO यहाँ पर, एक NH, इस तरीके से बहुत अलग अलग अमाइनो एसिड्स के NH मोइटी और कार्बोक्सिलिक मोइटी आपको दिख रही है। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस होता है कि किसका CO किसके NH से जुड़ेगा तो कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। तो जैसे अगर हम 2.27 की बात करें तो सब में जो CO मोइटी होती है वो ith अमाइनो एसिड की होती है, मतलब जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसी का कार्बोनिल ग्रुप हमेशा इन्वॉल्व होगा, चाहे 2.27 रिबन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बने, 310 बने, अल्फा बने या पाई बने, ठीक। NH किसका इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर आपको चेन मिलता है तो NH इन्वॉल्व होता है। ध्यान से देखिएगा, जब आप बात करते हैं 2.7 की तो I+2 मतलब थर्ड रेसिड्यू का NH, अगर आप डायग्राम में भी ध्यान से देखेंगे तो देखो ये पहला अमाइनो एसिड का कार्बोनिल अल्फा कार्बन है, इसका NH है, ये दूसरे अमाइनो एसिड का NH और ये तीसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा NH। तो 2.27 में क्या होगा, इसका कार्बोनिल ग्रुप इसके NH से इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। मैं क्लीन कर दी ताकि आपको दिख जाए चीज़ें और आपके पास ये कंटेंट होगा तो आप पढ़ भी लीजिएगा। तो CO इसका इंटरैक्ट करेगा
I+2 वाले से, मतलब थर्ड वाले से। I+2 का मतलब क्या है, तीसरी पोजीशन पे। I पहली, I+1 दूसरी, I+2 तीसरा जो अमाइनो एसिड है, मतलब पहला अमाइनो एसिड ये हो गया, दूसरा अमाइनो एसिड ये हो गया, तीसरा अमाइनो एसिड सेंट्रल कार्बन, ये कार्बोनिल ग्रुप। तो पहले अमाइनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप तीसरे अमाइनो एसिड के NH से इंटरैक्ट करेगा तो बनेगा I+2। अगर I+3 से करेगा, मतलब चौथे वाले से करेगा, तो हो जाएगा आपका 310 हेलिक्स। अगर I+4 से करेगा तो बन जाएगा आपका I+3, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया आपका I+4, और I+5 अगर होगा NH का तो बन जाएगा आपका पाई हेलिक्स। इसके अलावा इन सभी स्ट्रक्चर्स में एक वैल्यू आपको यहाँ पर जो दी जाती है 2.273 या 3.6 या 4.4, ये नंबर ऑफ रेसिड्यू पर टर्न को रिप्रेजेंट करता है। हर एक अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है उसमें अलग अलग नंबर ऑफ रेसिड्यू पर टर्न आपको मिलते हैं। तो अगर 2.27 की बात करें तो नंबर ऑफ रेसिड्यू पर टर्न कितने मिलेंगे आपको, 2.2। यहाँ पर आपको मिलेगा 310 में 3 मिल जाएगा। अल्फा हेलिक्स में आपको मिलता है 3.6 और पाई हेलिक्स में आपको मिलता है 4.4। ये कैटलिस्ट की बुक का ही डायग्राम है जिसमें आपको टेक्स्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो ये NH रेसिड्यू हो गया, जिसका मतलब किस नंबर ऑफ रेसिड्यू पर टर्न कितने हैं वो डेटा आपको मिल गया। इसके अलावा ये आपको मिलता है 16, 13, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 7। ये नंबर जो है ये शो करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर से एक्सेप्टर के बीच में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना, इसको मिटा देते हैं पहले, नंबर ऑफ एटम्स बिटवीन H डोनर एंड एक्सेप्टर। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये इस टेबल में आप लास्ट पार्ट कर लेंगे। पहली कंडीशन में 7 एटम्स है, दूसरे में 10 है, आप देख सकते हैं 3.613 में 13 है और यहाँ पर आपको 16 मिलते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को जब आपने इस टेबल में समराइज कर लिया फिर आपकी कहानी इजी होगी ना, वरना आपको इसमें बार बार काउंट करना पड़ता। तो ये ऐसे जो भी और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेंगे जहाँ से आप टेबल बना सकते हैं, ठीक, उसको अगर आप बना लेंगे तो इस टेबल के फॉर्म में, अगर और इससे क्वेश्चन आपको आए हैं आपके एग्जाम में, ठीक, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स का तो कहना ही क्या, आप सब बनाते होंगे मेरे ख्याल से, नहीं बनाते तो ज़रूर से बनाइए, है ना। जो कंटेंट आप रीड कर रहे हैं उससे जो मेन की पॉइंट्स हैं उनको जरूर लिखिए। जैसे आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है जहाँ पर आप प्रोटियोग्लाइकन पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटियोग्लाइकन पढ़ते हैं, जिसमें अभी लास्ट दिसंबर 23 में क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि स्मॉलेस्ट प्रोटियोग्लाइकन कौन सा है, PG, एक डेकोरिन का नाम आप पढ़ते हैं, ठीक, और पूछा गया था लार्जेस्ट प्रोटियोग्लाइकन जिसका नाम है एग्रीकैन, ठीक। तो ये आपने ECM पढ़ा, तो आपने टाइप्स ऑफ प्रोटियोग्लाइकन पढ़े, है ना। हिपैरिन जो आप गैप पढ़ते हैं, हिपैरिन, केराटिन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसको अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में निकाल लिया तो आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको बहुत मिक्स वाले मिलते हैं ना, मैचिंग वर्ड वाले, MCQ वाले, या मान लो आप पढ़ रहे हो जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस, सेल जंक्शन, सेल मैट्रिक्स जंक्शन, या टाइट जंक्शन या गैप जंक्शंस, और उसका इंटरेक्शन आपको देखना है कि किस टाइप ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट से। तो आप एडेनिन जंक्शन पढ़ते हो, इजंट इट, जहां पर सेल टू सेल जंक्शन विद एक्टिन फिलामेंट होता है। आप डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम पढ़ते हो, डेस्मोसोम सेल टू सेल जंक्शन विद इंटरमीडिएट फिलामेंट कनेक्शन होता है, हेमीडेस्मोसोम सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन होता है विद इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इसको आप शॉर्ट नोट्स में अगर आप निकालते रहोगे तो आपके लिए चीज़ें ईजी होंगी। आप सेलेक्टिन पढ़ते हो, आप कैडहेरिन पढ़ते हो, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उनसे जो की पॉइंट्स है कि सेलेक्टिन है तो कैसा है, हेट्रोफिलिक अटैचमेंट की होमोफिलिक अटैचमेंट, कैल्शियम एंड डिपेंडेंट मैनर में बाइंडिंग कि कैल्शियम एंड इंडिपेंडेंट मैनर में बाइंडिंग। तो ऐसे जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उनसे वो की पॉइंट्स निकाल के आप अपने बुक के उसी पेज पे पेस्ट कर लो। और हाँ, एक बात तो बहुत ज़रूरी है कि ये काम आपके लिए ज़्यादा आसान होगा जब आपके पास हार्ड कॉपी में किताबें होंगी, एंड आई होप आपके पास में होगा जो कंटेंट आप फॉलो कर रहे होंगे।
तो ये कुछ आज के टिप्स थे। अगला और वीडियो में मैं लेके आऊँगी जिसमें कुछ और टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। प्लीज़ अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो इतनी गारंटी है कि आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में जो इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कमेंट्स करते रहिए क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है और हम और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँगे। थैंक यू।